नमस्कार, आप सभी का स्वागत है पीएमसी हिंदी चैनल के शो डॉक्टर से पूछो में और मैं हूं आपके साथ अंशिका। तो दर्शकों, पिछले सप्ताह के साथ हम लोग एक सफ़र पर निकले हुए हैं। इस सफ़र पर हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज़ों के बारे में जो हमारी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। मेंटल हेल्थ जब हमारी ठीक नहीं होती तो हम छोटी छोटी चीज़ों को लेकर परेशान होने लगते हैं। तो अब हम जानेंगे कि वो मेंटल हेल्थ की जो डिसऑर्डर्स हैं वो क्या कुछ हैं और कैसे वो हमें अफेक्ट करने लगते हैं। लेकिन उससे पहले देखेंगे ये रिपोर्ट किस तरह से चीज़ें हमें अफेक्ट करने लगती हैं और क्या क्या इन चीज़ों में आता है। स्वस्थ जीवन जीने के लिए हमारे दिमाग का स्वस्थ होना बेहद जरूरी है। लेकिन इस भागदौड़ से भरी जिंदगी में अगर सबसे ज्यादा असर किसी पर पड़ता है तो वो है हमारा माइंड, जो कई सारे डिसऑर्डर्स का कारण बनता है। तो आज की इस कड़ी में हम जानेंगे एनोरेक्सिया और बुलिमिया नर्वोसा, एंजाइटी, ADHD और ऑटिज्म के बारे में। एनोरेक्सिया नर्वोसा और बुलिमिया नर्वोसा दोनों ही ईटिंग डिसऑर्डर हैं। इन दोनों ही डिसऑर्डर्स में पीड़ित अपने वजन को लेकर चिंतित रहते हैं। लड़कों और पुरुषों की अपेक्षा टीनेज लड़कियों और महिलाओं में इस बीमारी की संभावना 10 गुना ज्यादा होती है। वहीं एंजाइटी यानी अवसाद, निराशा और दुख से जन्म लेती है। एंजाइटी में व्यक्ति को हर वक्त चिंता, डर और घबराहट महसूस होती है। इसके अलावा उल्टी, जी मिचलाना, दिल की धड़कन तेज हो जाना और सांस फूलने जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं। ADHD यानी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इस समस्या की बात करें तो ये ज्यादातर प्री स्कूल और KG तक के बच्चों में होती है। ADHD वाले बच्चे बेहद सक्रिय होते हैं और कुछ में बिहेवियरल प्रॉब्लम्स भी होती हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं: ध्यान भाव संबंधित, अति सक्रियता संबंधित, संयोजन संबंधित। मेंटल हेल्थ में ऑटिज्म भी एक गंभीर बीमारी है। मेडिकल भाषा में इसे ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर कहा जाता है। यह एक प्रकार की दिमागी बीमारी है जो पीड़ित के व्यवहार पर असर डालती है। ये बच्चों को ज्यादा ट्रिगर करती है। एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में हर 10,000 बच्चों में से लगभग 100 बच्चे इस बीमारी से पीड़ित हैं और ये लड़कियों की अपेक्षा लड़कों में 4 गुना अधिक होती है। एक्सपर्ट्स की माने तो पिछले कुछ समय में इस बीमारी से पीड़ित लोगों की संख्या 3 गुना अधिक हो गई है, जो कि काफी चिंताजनक है। तो दर्शकों, इस एपिसोड में आपने जाना कि मेंटल डिसऑर्डर के बारे में इस एपिसोड में हम क्या क्या चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस चर्चा को। इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं एनर्जी मेडिसिन एक्सपर्ट MBBS डॉक्टर S रंजन जी। तो आइए उनका स्वागत करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्ते जी। सर, तो आज का जो एपिसोड है शुरू करने से पहले, हालांकि हमने अभी एक रिपोर्ट देखी जिसमें हम आज जो डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन आपसे थोड़ा सा समझना चाहूँगी कि जो मेंटल डिसऑर्डर्स हैं वो कौन कौन से होते हैं, उनके क्या टर्म्स होते हैं जो हम जीवन में सुनते हैं। देखिए, मेंटल डिसऑर्डर्स के अंदर तो बहुत बड़ी लिस्ट है जी। कॉमनली हम जानते हैं कि एंजाइटी होती है, डिप्रेशन होता है, बाइपोलर डिसऑर्डर होता है, सिजोफ्रेनिया है, अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है। ये सारे तो कॉमन है ही। इसके अलावा कुछ कुछ थोड़े से कम पॉपुलर, कम कॉमन टर्म हैं। एनोरेक्सिया नर्वोसा है। कुछ डेवलपमेंटल डिसऑर्डर को का भी मेंटल, हमने पहले देखा था कि कोई मेंटल डिसऑर्डर प्योर मेंटल डिसऑर्डर है, कुछ फिजिकल हेल्थ कंडीशन है और उससे एसोसिएटेड मेंटल डिसऑर्डर है। तो ऑटिज्म है, उसको मेंटल डिसऑर्डर में रखते भी हैं और नहीं भी रखते हैं। तो रेंज बहुत है। और जब हम साइकोसोमेटिसिटी को समझते हैं तो फिजिकल हेल्थ कंडीशंस को का भी माइंड फैक्टर है, और साइकोसोमेटिक मेंटल फैक्टर को हम अगर मैनेज करते हैं तो फिजिकल हेल्थ कंडीशन भी बेहतर होती है। जी बिल्कुल सर। सर, जब हम इस यात्रा पर निकल रहे हैं तो मैंने भी ये जो मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं इनके बारे में पढ़ा। तो जब मैंने पढ़ा तो इसमें एक और टर्म मैंने देखा कि इसमें क्या होता है कि लोग अपने वेट को लेकर बहुत कॉन्शियस होने लगते हैं, बहुत डर जाते हैं और इसमें क्या करते हैं कि या तो खाना छोड़ देते हैं या एक्सरसाइज ज़्यादा शुरू कर देते हैं, या फिर ऐसा भी होता है कि दोनों चीज़ें भी करते हैं, खाना भी छोड़ देते हैं और एक्सरसाइज, इन सब पर ज़्यादा ध्यान देने लग जाते हैं। और इसका कॉज ये भी होता है कि कई बार लोग हॉस्पिटलाइज्ड भी हो जाते हैं। इतनी सीरियस सिचुएशंस भी आ जाती हैं। तो इसके बारे में थोड़ा बताएं। तो ये कंडीशन जो है ये लड़कियों में प्रोपोर्शन वाइज ज़्यादा होती है।
ये क्या है ना, हमारी सोसाइटी में इमेज कॉन्शियस इतना ज़्यादा हमें बना दिया गया है, और इससे मीडिया का, टेलीविज़न का, मूवीज़ का बहुत बड़ा रोल है। तो जब हम अपने आप को बाहर से ही सिर्फ देखते हैं, जानते हैं, और दूसरों की नज़र में हम अपने बॉडी वेट को, अपने फिटनेस को बिल्कुल परफेक्ट रखना चाहते हैं, यह थोड़ा सा भी ना बढ़े, नहीं तो लोग क्या कहेंगे, और इसके कारण से वेट बढ़ नहीं जाए, इसके लिए भोजन नहीं करते। लेकिन भोजन नहीं करेंगे तो भूख तो लगेगी। तो फिर ऐसा भी होता है कि एक फेज होता है जब भोजन नहीं कर रहे होते हैं, और फिर फेज हो रहा होता है जब उस जो भूख की जो तलब है उसकी वजह से ओवर ईटिंग कर रहे हैं, अल्टरनेट ईटिंग साइकिल चल रहे हैं। तो एनोरेक्सिया नर्वोसा, बुलिमिया नर्वोसा, ये इसके मेडिकल टर्म है। लेकिन बात ये है कि हेल्थ के लिए, अपनी बॉडी वेट के लिए हम कितने डिसिप्लिन्ड, वेट फूड पे और एक्सरसाइज पर दोनों पर निर्भर करता है। बेसिकली हमारे चलने, हमारी मूवमेंट और हमारे ओवरऑल शेप पर हमें कभी भी सिर्फ किसी एक चीज को पर काम नहीं करना चाहिए, हमें हॉलिस्टिक काम करना चाहिए। अपने सोने के रूटीन को, फूड में हर एक फल और सब्जियों के रूटीन को, होमली फूड, और क्या हम दिखते हैं उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम क्या फील करते हैं। क्या हम इनर्जेटिक हैं? हम इनर्जेटिक रहें। जो भी हम पढ़ाई करते हैं या काम करते हैं तो पढ़ाई ठीक से कर सकें। अगर हमारा ठीक चल रहा है तो ये सब चीज़ें नहीं होंगी। एनोरेक्सिया नर्वोसा बेसिकली सेल्फ लव, अपने आप को के प्रति प्यार नहीं होना। ऐसे एक तरह से देखा जाए तो वेट के लिए कंसर्न, अपना कंसर्न है, लेकिन वो कंसर्न जो है सिर्फ एक फैक्टर के रूप में है कि दूसरों की नज़र में मैं कैसी दिख रही हूँ, हम अपनी नज़र में कैसे हैं, उसके लिए कंसर्न भी होना चाहिए। वेट ही सब कुछ नहीं होता। एनर्जी लेवल, हमारी प्रोडक्टिविटी, हमारा ब्रेन का पावर, हम जो पढ़ाई कर रहे हैं उसमें हमारा परफॉर्मेंस, उसमें हमारा फोकस और कंसंट्रेशन, ये सभी फैक्टर इंपॉर्टेंट है लाइफ में। सिर्फ वेट और फिगर के लिए ही कंसर्न नहीं होना चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ जगहों पे हो जाता है। टेलीविज़न पे हमारे रोल मॉडल क्या हैं, हमें ये सजग रहने की ज़रूरत है कि हम किसके जैसा बनना या दिखने चाहते हैं। हमें किसी के जैसा बनने और दिखने की ज़रूरत नहीं है, बस हमें अपने आप को हेल्दी और फिट रखने की ज़रूरत है। अगर हमें ये बात समझ में आ जाए तो एनोरेक्सिया नर्वोसा से हमारा समाज बच सकता है। सर बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आपने बताया कि हमें अपना रोल मॉडल सेलेक्ट करने की ज़रूरत है, सही सेलेक्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि हमारा जो रोल मॉडल है, जो हम टीवी देख रहे हैं, कोई एक्ट्रेस है, कोई एक्टर है, उनको देखकर हम सोचते हैं कि इनका जैसा फिजिक मेरा होना चाहिए। लेकिन नेचर इस तरह का है कि नेचर में हर किसी का बॉडी टाइप अलग है। हर किसी का वेरी टाइप। यहाँ पर ना मैं अच्छा पॉइंट यहाँ बताना चाहूँगा कि वात, पित्त, कफ, जी, आयुर्वेद में बात बताई जाती है। हमारे शरीर की 3 नेचर है। तो जो कफ प्रकृति का व्यक्ति है उसका शरीर थोड़ा हेल्दी होगा ही, वो चाह के भी बिल्कुल दुबला पतला अपने आप को नहीं कर सकता। और जो वात प्रकृति का है उसका वेट कभी बढ़ता ही नहीं है। वो कितना भी खा ले, कितना भी घी खा ले, उसका वेट नहीं बढ़ेगा। वात प्रकृति वाले थोड़े दुबले पतले होते हैं, कफ प्रकृति वाले थोड़े हेल्दी, थोड़े उनकी वेट बढ़ने की टेंडेंसी थोड़ी ज़्यादा होती है। हर एक व्यक्ति को अपनी प्रकृति समझनी चाहिए कि वो वात हैं या पित्त हैं या कफ हैं। जो पित्त प्रकृति है वो वेट उसका जल्दी बढ़ भी जाता है, और थोड़ा सा वो एक्सरसाइज करे, थोड़ा सा जिम ज्वाइन करे, तुरंत उसका वेट कम हो जाता है। अगर हम अपने किसी फ्रेंड सर्कल में किसी दूसरे फ्रेंड को देख रहे हैं कि अरे उसने तो वेट अपना इतना जल्दी कम कर लिया, अगर आप कफ प्रकृति के हैं तो आपका तो वेट कम नहीं होगा। तो हमें दूसरों को नहीं देखना है, हमें अपने आप को समझना है। तो वात, पित्त और कफ प्रकृति के समझने से यह वेट का इशू प्रॉपर हम समझ सकते हैं। जी, तो हमें समझना होगा कि जैसे कि आपने बताया कि बॉडी टाइप में वात, पित्त, कफ का बहुत ज़रूरी रोल होता है। तो क्या सर ऐसा हो सकता है, आपने बताया कि ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, जो हमारा बॉडी टाइप है उसको हमें
समझना होगा, उसके साथ हमें एडजस्ट करना होगा कि हम ऐसे ही हैं, जैसा प्रकृति ने हमें बनाया है हम वैसे ही हैं, तो हम इसको चेंज नहीं कर सकते। तो फिर इसको हम अपने आप को एक्सेप्ट कैसे करें? ये तो देखिए, अगर कफ प्रकृति है, जो ओवरवेट वाले जो कंसर्न होते हैं, तो अगर उनकी टेंडेंसी है कि उनकी बॉडी का वेट बढ़ सकता है जी। लेकिन अगर वो अपने डाइट पे प्रॉपर केयर करते हैं, योगा या एक्सरसाइज करते हैं, तो अपने बॉडी वेट को नॉर्मल रख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो वेट ओवर होगा। टेंडेंसी है कि अगर वो थोड़ा सा कुछ खाएंगे, थोड़ी सी ओवर ईटिंग होगी, तो तुरंत उनका वेट बढ़ जाएगा। अगर अपना ध्यान रखते हैं तो नॉर्मल रेंज में रह सकते हैं। लेकिन हाँ, सो कॉल्ड जीरो फिगर कफ प्रकृति वालों का नहीं आ सकता। कफ प्रकृति वाले का चाहे कि मैं बिल्कुल स्लिम ट्रिम रहूं, वैसा नहीं होगा। वात प्रकृति वाले हो सकते हैं। वात प्रकृति वाले दुबले पतले बिल्कुल हम स्लिम ट्रिम रह सकते हैं। कफ वाले को का मुश्किल है। तो हमें बाहर किसी को रोल मॉडल बनाने की जरूरत है ही नहीं। अगर परफेक्ट है मेंटल हेल्थ की हम बात करें, तो हम कैसे खुश रहते हैं और हम कितने में अपने आप को, जो भी पढ़ाई कर रहे हैं या काम कर रहे हैं, उसमें के लिए जो हमें फिटनेस की ज़रूरत है, उसके लिए हम कितने एनर्जेटिक हैं, इंथुसियास्टिक हैं, उत्साह में हैं, वो महत्वपूर्ण करता है। वेट पे हमें जो से ज़्यादा कंसर्न नहीं होना चाहिए। जी, तो सर इसी से रिलेटेड एक टर्म और आपने बताया था बुलिमिया नर्वोजा। अब इसके बारे में थोड़ा बताएं कि ये एनोरेक्सिया नर्वोसिया से किस तरह से डिफरेंट है? ये लगभग मिलता जुलता ही है। बुलिमिया नर्वोजा में अल्टरनेट साइकिल चेंज होते हैं कि तो पहले फेज रहेगा कुछ दिन का कि बिल्कुल डाइटिंग करें, एकदम स्ट्रिक्ट डाइटिंग जी। फिर उसके बाद चल रहा है कि वो सब भूल जाएंगे और सब फास्ट फूड लेने लग जाएंगे जी, है ना। मिलते जुलते ही डिसऑर्डर है ये जी। तो दोनों में सेम ही चीज़ें होती हैं, लेकिन यहाँ पर ये रहता है कि पहले हम समझते हैं कि अब मुझे डाइट फॉलो करनी है, लेकिन बाद में फिर हमारा कंट्रोल हमारे पास से हो जाता है। और फिर जब पेंडुलम अगर एक दिशा में जा चुका हो एक्सट्रीम पे, तो फिर दूसरी दिशा में वो एक्सट्रीम पे जाता है। जो जितना ज़्यादा अपने आप पे कंट्रोल साधता है, देखिए योग में आता है डिसिप्लिन, अथ योग अनुशासनम। अगर हम डिसिप्लिन से कोई चीज़ अपने भीतर लाते हैं तो वो हेल्दी होता है। हम प्रॉपर वे में अपने आप को धीरे धीरे कम करते हैं। जब हम ये कोशिश करते हैं कि ये जल्दी कंट्रोल हो जाए, जल्दी मेरा वेट कम हो, जब भी कोई व्यक्ति जल्दी करेगा कि जल्दी मेरा वेट कम हो, वो उतना कम अस्थायी होता है। तुरंत उसकी पेंडुलम दूसरी तरफ लौटता है और वो ओवर ईटिंग में चला जाता है। वो भूल जाता है, बोलते फिर लाइफ को एंजॉय करना चाहिए, चलो पिकनिक बना के आते हैं। और फिर अगर कोई टूर होगा, उस टूर में ही उसका वेट बढ़ जाएगा। किसी भी कारण से एक्सटर्नल फैक्टर जो भी हो, अल्टरनेट रेंज में डोलते रहते हैं। जब संयम नहीं होता है, तो जब लाइफ में डिसिप्लिन होता है, जब कॉन्शियसनेस होता है, हमें अपने लाइफ में कॉन्शियस होने की जरूरत है। होशपूर्वक जब भी हम भोजन करें, भोजन का उद्देश्य क्या है? भोजन का उद्देश्य है हमें पोषण देना, हमें ऊर्जा देना। हम सजग रहकर भोजन करेंगे, डिसिप्लिन जीवन में रखेंगे, तो एक्सट्रीम पे हम नहीं जाते। लाइफ में सब कुछ ठीक रहता है। तो सर आपने जैसे दोनों डिसऑर्डर्स के बारे में बताया कि ये क्या चीज़ें होती हैं और ये कैसे हमें अफेक्ट करते हैं, तो मैं अभी अपने व्यूअर्स को बोलना चाहूँगी कि अभी अगर आपके फैमिली में भी इस तरह का कोई व्यक्ति है या आप खुद ही इस चीज़ से परेशान हैं, तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इस डिसऑर्डर को मैनेज भी किया जा सकता है, और कैसे मैनेज किया जा सकता है उस पर हम आगे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अभी बात करेंगे एक और डिसऑर्डर के बारे में जो कि बहुत ही कॉमनली देखा जाता है। तो आइए इस पर चर्चा शुरू करते हैं एक बार फिर से। तो सर जब हम बात कर रहे हैं अब डिसऑर्डर के बारे में, तो अगला है एंजाइटी। एंजाइटी के बारे में हर कोई सुनता है, हर कोई बात करता है कि मुझे बहुत एंजाइटी हो रही है। कोई सिचुएशन ऐसी आ गई यहाँ जो एक्सपेक्टेड नहीं थी, तो वहाँ पर एंजाइटी होने लगती है लोगों को। सो आप इसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि ये क्या है। देखिए, प्रॉपर एंजाइटी की बात करने से पहले मैं एक इन जनरल बात बोलता हूँ जी, कि लाइफ में मैच्योरिटी की पहचान क्या है, कि जितने आप अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन को इजीली हैंडल कर सकते हैं। जी, ऐसा दुनिया में कभी किसी व्यक्ति के साथ नहीं होता है कि उसके लाइफ में कभी अनएक्सपेक्टेड चीज़ नहीं आए। हो ही नहीं सकता। ज़िंदगी में जब हम अपने कार्य क्षेत्र में हों
या किसी भी प्रोफेशन में जाएं, ट्रैवल कर रहे हों, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें तो होती हैं, हो सकती हैं। हम उसे कैसे लेते हैं, कैसे हैंडल करते हैं, यही तो व्यक्तित्व की मैच्योरिटी की पहचान होती है। लेकिन जब एंजाइटी होता है तो हम परेशान हो जाते हैं, और अनएक्सपेक्टेड जब हम ट्रैवल कर रहे हो तब ज़्यादा होता है। नॉर्मल वर्क एरिया में, अपने रूटीन लाइफ में भी थोड़े बहुत अप डाउन होने से कभी कभी कोई लेट हो रहा है, कोई व्यक्ति लेट हो रहा है तो परेशान होगा कि अरे मेरा बायोमेट्रिक का समय लेट हो जाएगा। कुछ ऐसे भी होगा, ठीक है मैंने अच्छा काम करता हूं तो इट कैन बी कॉम्पनसेटेड इजीली। निर्भर करता है कि वो व्यक्ति कितना अपने आप में कितना शांत है, अपने आप से कितना जुड़ा है। हमारी जो शांति है, हमारे जो मन की जो शांति होती है, वो इस बात पर निर्भर करती है कि हम अपने आप से कितने जुड़े हैं, जहाँ पर मेडिटेशन का रोल आता है। हम आगे देखेंगे इसको प्रॉपर। पहले हम ये समझ लें कि ये एंजाइटी जो है ये क्यों हो रही है। सभी लोगों को सब सेम सिचुएशन में एंजाइटी नहीं होती या इक्वल अमाउंट में नहीं होती। जब कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आई, कोई काम आया, एक साथ काम करने वाले कुछ लोगों को एंजाइटी हो जाती है, कुछ लोगों को नहीं होती है। इंटरव्यू है, एग्जाम का प्रैक्टिकल वाइवा चल रहा है, कुछ छात्रों को एंजाइटी हो जाती है, कुछ स्टूडेंट्स को नहीं होती। तो ऐसा क्या है? कुछ तो फैक्टर है। जब एंजाइटी हो रही है उस समय हमें क्या करना है, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि राउंड द क्लॉक, पूरे साल, पूरे समय, बाकी समय हम क्या करते हैं। हमें समझने की जरूरत है यहाँ पर कि हमारी एटीट्यूड पर निर्भर करता है कि जीवन को हम कैसे देखते हैं। क्या जीवन को हम एज ए स्ट्रगल देखते हैं? आपके लिए जिंदगी क्या है? जिंदगी डैश डैश डैश, इस वाक्य को भरें। बहुत लोग भरेंगे जिंदगी एक संघर्ष है, कुछ लोग कहेंगे जिंदगी एक अनुभव है, ऐसे भी लोग होंगे जो बोलेंगे जिंदगी तो आनंद है। हम किस तरह की धारणा अपने जीवन में रखकर चल रहे हैं, उस पर निर्भर करता है हमारी लाइफ में एंजाइटी आएगी या आनंद आएगा। अगर हम सोचते हैं जिंदगी संघर्ष है तो फिर संघर्ष है, तो फिर एंजाइटी आप उसके बाय प्रोडक्ट को संभालिए। अगर आपको लगता है जिंदगी एक अनुभव है तो हम सीखते हैं, हमें सीखना है। कोई भी काम आता है उसको कैसे हैंडल करना है ये सीखना होता है। एक बार करेंगे, दो बार करेंगे, सीख जाएंगे। सेम काम जब अगली बार आएगा तो आपको कम एंजाइटी होगी, 5 बार के बाद, 10 बार के बाद एंजाइटी बिल्कुल नहीं होगी। सर, जैसा आप बता रहे हैं कि जीवन के अनुभवों को हम देखकर महसूस करने के बाद में एंजाइटी में कमी आ जाती है, तो क्या इस पर आपका कोई अनुभव है? बहुत सारे अनुभव हैं जी। सबसे टिपिकल अनुभव मैं बताता हूँ कि एमबीबीएस के दौरान, सेकेंड ईयर एमबीबीएस में ऑपरेशन थिएटर में जाना होता है ऑपरेशन को देखने के लिए। तो पहली बार जब मैं ऑर्थोपेडिक्स के ऑपरेशन थिएटर में गया, तो जब मेरे प्रोफेसर ने चीरा लिया और स्किन जब कटती है तो ब्लड निकलता है, उस ब्लड को ड्राई करते हैं, ब्लड का स्मेल आता है। तो वो ब्लड का स्मेल और वो ब्लड को देखकर मुझे चक्कर आने लग गए। मैं ऑपरेशन थिएटर से बाहर आ गया, एक बेड पर बैठ गया। एक स्टाफ नर्स ने आकर मुझे चीनी दी मुंह में और फिर पूछा कि कौन सी ईयर के हो। मैं बताया सेकंड ईयर का हूँ। सेकंड ईयर वालों को आने की इतनी ज़रूरत नहीं है, मतलब उसने अपने हिसाब से बोला। सेकंड ईयर में कंपलसरी नहीं होता, आपको वॉलंटियर थोड़ा सा उतना अटेंडेंस स्ट्रिक्ट नहीं होता कि आपको जाना ही है। सेकंड ईयर एमबीबीएस में ब्लड को देखकर, ऑपरेशन थिएटर के अंदर ब्लड को देखकर मुझे चक्कर जैसा आ रहा है। थोड़े समय के अनुभव के बाद जब इंटर्नशिप में पहुंच जाते हैं, इंटर्नशिप में, कैजुअलिटी में और दूसरी जगह भी थोड़ा हमें अब पेशेंट्स को मैनेज करना होता है। इमरजेंसी में पेशेंट्स आ रहे हैं, अगर चोट के पेशेंट्स आते हैं, उनका कोई इसका कहीं स्किन फट गया है तो खुद से ही स्टिच लगा रहे हैं, उनको मैनेज कर रहे हैं। 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर इतने बड़े बड़े इंजरी की भी जो मैनुअल सर्जरी होती है वो मैंने सिंगल हैंडेडली की है। समय के साथ जब अनुभव हो जाता है तो वो भी
नॉर्मल बात हो जाती है। जब कोई अनुभव नया है और वो जब पहले दिन मैंने देखा तो मेरे लिए अनुभव नया था, तो मुझे एंजाइटी होने लग गई। लेकिन जीवन में तो सीखना है और जाते रहे, बार बार थोड़ा थोड़ा देखते रहे, तो धीरे धीरे वो हमारे लिए नॉर्मल बात हो गई। जीवन संघर्ष की तरह हम देखें कि अरे ये तो बहुत मुश्किल है। अगर मैं अपने पेरेंट्स से या किसी से बात कर रहा हूँ कि ये मेडिकल फील्ड तो बहुत डिफ़िकल्ट है, अगर ऐसा हम बोलने या सोचने लग गए तो फिर वो एंजाइटी को ओवरकम होने में अधिक समय लग सकता था। वैसी कोई कंडीशनिंग मेरे माइंड में नहीं थी, तो थोड़े समय में वो ख़त्म हो गई। हमें एंजाइटी वाले सिचुएशन में यह लाइफ मेरी डिफ़िकल्ट है, ये काम मुश्किल है, ऐसा कोई कमेंट नहीं करना चाहिए। समय के साथ मैच्योरिटी आती है और सेम सिचुएशन हमारे लिए नॉर्मल हो जाती है और बहुत बार एंजाइटी ख़त्म हो जाती है। और अगर एंजाइटी ख़त्म ना हो तो बहुत सारे ट्रीटमेंट हैं, स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट जिनकी हम आज बात करेंगे, उनको उपयोग करते हुए हम उनसे बाहर भी आ सकते हैं। तो सर, जैसा कि आपने अपना एग्जाम्पल हमारे साथ शेयर किया कि आपने कैसे अपने अनुभवों के साथ अपनी एंजाइटी पर काबू पाया, आशा है कि हमारे व्यूअर्स ने भी आपके एग्जाम्पल को समझ के अपने लिए लर्निंग्स कुछ ली होंगी। तो इसी से मेरे मन में एक सवाल और आ रहा है, वो ये कि जब जैसे कि कुछ लोगों में स्टेज फियर भी होता है, स्टेज पर जाकर बात करने में, किसी पूरे कुछ लोगों को संबोधित करने में उनको डर लगता है, या फिर माइक पर बात करने की बात आए तो फिर वो हाथ उनके कांपने लगते हैं। कई बार कैमरा पर बोलने की बात आए तो दूसरे को बोलते हैं कि आप बोलिए, मुझे नहीं बोलना। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। ये तो बहुत देखता हूँ मैं, बहुत जगह पर पब्लिक प्रोग्राम के दौरान जब लोगों को फीडबैक मांगा जाता है कि आप कुछ कहें, तो बहुत कम ही लोग आगे आते हैं। कैमरे के सामने बोलना या माइक पे बोलने में सोशल एंजाइटी, मतलब इसे प्रॉपर डिसऑर्डर का नाम दिया भी ना जाए या नहीं दिया जाए, क्योंकि ना अगर हम किसी कंडीशन को बीमारी का नाम दे देते हैं तो ये ज़्यादा लोग उससे घबराने लग जाते हैं। हम इस तरह से इसे देखें कि ये हेल्दी स्टेट तो नहीं है। अगर कभी भी कहीं पर कोई सिचुएशन बन रही है कि माइक पर बोलना है, तो हम 2 सेंटेंस से 4 सेंटेंस बोलने के काबिल तो होने चाहिए ना। इसे हम बीमारी का नाम नहीं देंगे, लेकिन ये हेल्दी स्टेट, एक अच्छी अवस्था तो नहीं है। तो ये जो स्टेज परफॉर्मेंस का जो डर है, ये देखिए इसका बेसिक क्या बात है कि हमारे मन में ये धारणा होती है कि दूसरे लोग क्या कहेंगे। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। हमें दूसरे क्या धारणा हमारी रखते हैं उसके लिए कंसर्न नहीं होना चाहिए। हमें जो भी बात हम फील कर रहे हैं, बोल रहे हैं, जो भी बोलने की ज़रूरत है वो बोल सकते हैं। हाँ, कई बार हमारे परिवार के कारण या हमारी अपब्रिंगिंग के कारण कुछ चीज़ें हमारे जीवन में हो सकती हैं, लेकिन अगर हम थोड़े से अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करें तो बहुत आसानी से हम बाहर आ सकते हैं। सर, जैसा कि आपने बताया कि हम लोग इससे भी बाहर आ सकते हैं और हमें इतना कैपेबल अपने आप को बनाना चाहिए, रखना चाहिए कि कभी अगर कोई ऐसी बात आती है, हमें अपनी बात रखनी है तो एटलीस्ट हम वो कर पाए। सो सर, इससे रिलेटेड क्या आपके लाइफ में आपने कुछ एक्सपीरियंस किया है? जीवन में मैंने बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है और यस, मैं गांव से आता हूं और गांव में इस तरह के गांव से आता हूं जहां बिजली भी नहीं थी। 10वीं तक मैंने लालटेन में, लैंप में पढ़ाई करी है। फिर गांव से 11-12 करने के लिए पटना आया और फिर मेडिकल कॉलेज में। तो कॉलेज के दौरान छुट्टियां जब होती थी तो मैंने सोचा कि छुट्टियों का उपयोग किया जाए, मैं पढ़ाता हूं। तो जिस कोचिंग इंस्टीट्यूट में मैंने कोचिंग करी थी वहीं पर मैं चला गया डायरेक्टर साहब से बात करने के लिए कि सर मैं पढ़ाना चाहता हूं। तो उन्होंने पहले हॉस्टल्स के बच्चों के लिए मेरा एक सेशन रखा। तो पहली बार जब मैं बच्चों को पढ़ाने के लिए गया था, और बच्चे क्या, मैंने MBBS में एडमिशन लिया है और वो MBBS की एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, बस 1 साल 2 साल का ही गैप है, कोई मेजर गैप है नहीं। लेकिन मैं MBBS की कॉलेज में पढ़ रहा हूँ तो ऑब्वियसली वो रिगार्ड करते हैं। तो जब मैं उनको जब पढ़ा रहा हूँ तो पहली बार मेरे हार्ट की धड़कन इतनी ज़्यादा बढ़ी हुई थी और वो कोई
कुछ मिनटों का वो सेशन था। तो जब डायरेक्टर साहब ने पहले कैमरा पे देखा होगा, फिर बाद में लास्ट में वो आए बोले मुझे, तो खासकर जब वो मेरे साथ स्टेज पे जब खड़े हैं, तो उस समय कि मेरी जो इंटरनल स्टेट थी, अब उस सिचुएशन में मैं भाग भी नहीं सकता हूँ, क्योंकि अब अगर मुझे वहाँ पर पढ़ाना है और अगर मेरा हार्ट धड़क रहा है, लेकिन फिर भी उस सिचुएशन में ही जो मैनेज करना है। इंटरनली तो मैं काफ़ी एंजाइटी में था, नर्वस था, लेकिन मेरे भीतर कुछ पढ़ाने का थोड़ा सा इंटरेस्ट था और उसको मैंने अपनी इनर कॉलिंग को फॉलो किया। मैं फिर पढ़ाने के लिए जाता रहा, उन्हें पसंद आया, उन्होंने फिर मुझे कई सारे सेशन दिए, कई क्लासेस, कई अलग अलग टॉपिक्स पे मैंने वहाँ पे पढ़ाया, अलग अलग बैच को पढ़ाया। फर्स्ट ईयर MBBS में, सेकंड ईयर MBBS में, थर्ड ईयर MBBS में, हर साल जब भी छुट्टी होती थी मैं पटना में जाता था और जिस कोचिंग में मैं पढ़ा वहीं पढ़ाता था। जब पहले सेशन में मुझे एंजाइटी फील हुई, उस एंजाइटी को कम करने के लिए मैंने कोई प्रयास नहीं किए, बस मुझे पढ़ाना है और उस पढ़ाने के लिए मैं जाता रहा। सक्सेसिव सेशंस में ऑटोमेटिकली वो एंजाइटी सेटल डाउन हो गई, ख़त्म हो गई। आज किसी भी स्टेज पे कितने भी लोगों के सामने जब मैं मेडिटेशन सिखाता हूँ, तो हर तरह के प्लेटफॉर्म पर मैंने मेडिटेशन सिखाया है, हर क्लास के लोगों को मेडिटेशन सिखाया है, तो वो कोई स्टेज एंजाइटी स्टेज का अप्रहेंशन नहीं होता। पहले था, अपने आप वो ख़त्म हो गया। हम टिके रहते हैं अपने काम करने पर, अगर टिके भी रहते हैं तो एंजाइटी बहुत बार ख़त्म हो ही जाती है। और अगर नहीं ख़त्म हो तो हम बात करेंगे कैसे हम एनर्जी ट्रीटमेंट और स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट करें आगे के। सर, आपसे वाकई में हम सभी को प्रेरणा लेने की ज़रूरत है कि आपने कितनी टफ सिचुएशंस में, अगर हम इस तरह से देखें भी, आप जो बता रहे थे, हम सभी, हमारे व्यूअर्स भी विजुअलाइज कर ही रहे होंगे कि क्या सिचुएशन रही होगी, कितना डर उस टाइम पर आपको लग रहा होगा, कितनी एंजाइटी हो रही होगी, लेकिन स्टिल आपने वहाँ पर मैनेज किया और आपने वो सेशन लिया। तो हम सभी को आपसे प्रेरणा लेने की ज़रूरत है कि हम अगर एंजाइटी हो रही है तो हमें एक स्टेप बैक नहीं करना, हमें वहीं पर डटे रहकर उस सिचुएशन का सामना करना है। तो एक बार हो सकता है आपको एंजाइटी ज़्यादा फील हो सकता है दूसरी बार भी हो, फिर हो सकता है तीसरी बार से बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए। तो हमें यहाँ पर इसको सीखने की ज़रूरत है। लेकिन इस पर स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट पर हम बात करेंगे जैसा कि आपने बताया, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे अगले डिसऑर्डर के बारे में। तो सर, अगला डिसऑर्डर जिसको हम बहुत ज़्यादा सुनते हैं, ADHD, बच्चों में ये बहुत ज़्यादा सुनाई देता है। लोग, टीचर्स लगभग ज़्यादातर बोलती है कि आपके बच्चे में, माताओं को बोलती हैं आपके बच्चे में बिल्कुल अटेंशन नहीं देता, ये ADHD की इसको प्रॉब्लम है। तो इसके बारे में थोड़ा बताएं सर कि क्या है ये। देखिए, मुझको तो ऐसा लगता है कि दुनिया में ADHD के नाम से ADHD ओवररेटेड है, मतलब ओवर डायग्नोसिस हो रही है। बहुत सारे बच्चों को, अगर थोड़ा सा उनका बच्चों का कंसंट्रेशन कम है, फोकस कम है, अब बच्चे हैं तो बच्चे चंचल होते हैं, बच्चों का नैसर्गिक गुण है। अगर बच्चे चंचल नहीं होंगे तो कौन चंचल होगा। अब बच्चों का अलग अलग टेम्परामेंट भी होता है। अगर हम पेडागॉगी, कैसे सीखा जाता है, सीखने के विज्ञान को अगर समझेंगे तो कुछ बच्चे विजुअल से सीखते हैं, कुछ बच्चे सुनकर सीखते हैं, कुछ काइनेस्थेटिक होते हैं, एक्सपेरिमेंट करके सीखते हैं। अब अगर टीचर इन बातों को अगर नहीं समझता और वो खुद विजुअल है और जो स्टूडेंट है वो ऑडिटरी सामने आ गया कि जो सुनकर सीखता है, तो दोनों में आपस में तालमेल नहीं बन पाएगा। तो टीचर को ऐसा लगता है कि जो बच्चा है वो सीख नहीं रहा है। टीचर बनना एक बहुत बड़ी बात है, बहुत धैर्य, बहुत समझदारी, बहुत सारे ज्ञान चाहिए। साइकोलॉजी ऑफ एजुकेशन, कैसे पढ़ा जाता है, कैसे पढ़ाया जाता है। हाँ, कभी कभी कुछ बच्चे हो सकते हैं ADHD होते हों, लेकिन ADHD के नाम पे कई बच्चों को अननेसेसरीली डायग्नोज किया जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है अगर हम थोड़ा बच्चों के साथ धैर्य रखें, थोड़ा प्यार दें, अटेंशन, देखिए कंसंट्रेशन जो है यह तो एक ऐसी प्रैक्टिस है कि जैसे जितना हम इसको ट्रेन करते हैं, जैसे अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो फिर हमारे मसल्स बन जाते हैं। अगर हम कंसंट्रेशन की, फोकस की प्रैक्टिस करते हैं तो फोकस रखना आ जाता है। छोटे बच्चों को या इवन बड़ों को भी ट्रेन किया जा सकता है।
कैसे अपने कंसंट्रेशन को, कैसे अपने अटेंशन स्पैन को बढ़ाया जाए। सोशल मीडिया जब इतनी ज़्यादा पॉपुलर हो गई है और हर तरफ इंटरनेट आने से, इंटरनेट के पॉपुलर होने से, जब हर जगह सोशल मीडिया है, टेलीविज़न में है, मोबाइल में है, और मोबाइल के हम इतने ओवर यूज में हैं, तो अटेंशन डिफिसिट तो एडल्ट लोगों में भी है। जब बड़ों लोगों की क्लास होती है तो क्या वो हमेशा पूरे अटेंटिव होते हैं? नहीं। लेकिन हाँ, छोटे बच्चों में हम वो लेवल लगाना ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि छोटे बच्चे अपना वो रेसिस्टेंस थोड़ा कम रख पाते हैं, अपनी आवाज़ नहीं बोल पाते। ADHD होता है, लेकिन हर एक बच्चा जिनको ADHD कह दिया जाता है वो ADHD का नहीं होता है। बच्चों को प्यार की और प्यार से समझाने की, धैर्य से समझाने की एक अच्छे टीचर की ज़रूरत हमारी सोसाइटी में इन जनरल ज़्यादा है। टीचिंग एक पैशन के साथ होना चाहिए। अगर हम सैलरी के लिए या अपने कंफर्ट के लिए, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से टीचर बनते हैं, तो ये टीचिंग एक बहुत नोबल प्रोफेशन है। टीचर्स को थोड़ा साइकोलॉजी और थोड़ा पेडागॉगी थोड़ा समझने की जरूरत है। ADHD उतना कॉमन नहीं है जितना बोला जाता है। तो सर, जैसा कि आपने बताया कि ये जो ADHD जो टर्म है ये बहुत ज़्यादा ओवररेटेड है। हम सभी को समझने की ज़रूरत है कि हर बच्चे में ये प्रॉब्लम नहीं होती है, हर किसी में प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर हम इसको इस तरह से भी समझें तो बच्चों के साथ में कई बड़ों में भी ये समस्या देखी जा सकती है। तो सर, अभी मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ये ADHD जो है, इसका फुल फॉर्म अगर आप हमें बताएं। अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। अटेंशन डिफिसिट, अटेंशन जितना देर होना चाहिए वो बहुत कम देर अटेंशन रख पाता है। मन चंचल है तो जो भी पढ़ने की चीज़ है, जो भी किताब है, जो भी ऑडियो विजुअल है, स्मार्ट क्लासेस हैं, तो तुरंत उसका ध्यान भटक जाता है। अटेंशन डिफिसिट और हाइपर एक्टिव, अननेसेसरी का मूवमेंट, अननेसेसरी चीज़ें करना, बस रैंडम चीज़ें। अब बच्चा है या इवन बड़े भी हैं तो मन तो चंचल है, तो कुछ रैंडम चीज़ें हो सकती हैं। अगर वो हार्मफुल नहीं हैं तो हमेशा उसको बहुत ज़्यादा अटेंशन देने की ज़रूरत नहीं है। कुछ चीज़ों को ईजिली लेट गो करना चाहिए। प्यार से, धैर्य से बार बार बोलते हुए मोटिवेट करें तो धीरे धीरे लाइन पर जो भी लर्नर हैं, चाहे चाइल्ड लर्नर हो या एडल्ट लर्नर हो, वो लाइन पर आ जाते हैं। हमें अटेंशन, कंसंट्रेशन को प्यार से, धैर्य से बढ़ाने की ज़रूरत है। जी सर, इसके साथ एक टर्म और सुनाई देता है ऑटिज्म, तो इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? तो ये ऑटिज्म जो है वो एक डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। मतलब माँ के गर्भ में जब बच्चा होता है तो ब्रेन का जो डेवलपमेंट है वो प्रॉपर नहीं हुआ, तो बाद में जब बच्चा बोलने लगता है या चलने लगता है, जब वो सोसाइटी में बिहेव दूसरों के साथ कर रहा है, तो उस समय इसका डिटेक्ट होता है कि ये तो नॉर्मल नहीं कर रहा। तो मेंटल डिसऑर्डर के सिम्टम्स इसमें हैं, लेकिन मेंटल डिसऑर्डर के साथ साथ मेंटल डिसऑर्डर से ज़्यादा ये डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। लेकिन एज प्रैक्टिकल लेवल पे तो एक पेशेंट को या पेशेंट के परिवार को ऑटिज़म तो बच्चों में ज़्यादा होता है, हाँ बड़ों में भी हो सकता है, लेकिन वो बच्चे से ही कैरी ओवर होगा। बाद में जाकर ऑटिज़म किसी को डेवलप नहीं होता है, होगा तो बचपन से ही होगा। तो एक जनरल पर्सन को तो इससे मतलब नहीं करता कि अगर किसी को ऑटिज़म है तो ये मेंटल डिसऑर्डर है या नहीं, अगर है तो क्या करें। ऑटिज़म में बच्चा जो है वो इंटरेक्ट नहीं कर पाता है, ठीक से बात नहीं कर पाता है, कई बार वो ठीक से चल नहीं पाता है। वैसे उसका जो बिहेवियर है वो ज़्यादा जो है वो प्रॉपरली रेगुलेटेड और डिसिप्लिन नहीं है। और यहाँ पर बात है उसे बात समझ में ही नहीं आती, उसका ब्रेन ही जो है ना वो प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाता है, तो उसे बात समझ में नहीं आ रही है। ऐसा नहीं वो जानबूझकर वो नहीं कंप्लाई कर रहा है, कंप्लाई नहीं कर रहा है तो उसका अटेंशन कम है। अटेंशन कम है वो प्रॉब्लम नहीं है, उसको समझ में ही बात नहीं आ रही है ना। तो अब जो प्रॉपर पूरी तरह से तो हील करना ऑटिज़म के बच्चे को, जैसे ऑटिज़म में भी एक स्पेक्ट्रल डिसऑर्डर है, माइल्ड हो सकते हैं, मॉडरेट हो सकते हैं। तो माइल्ड को एक रीजनेबल क्वालिटी ऑफ लाइफ पाई जा सकती है, जो मॉडरेट हैं और सीवियर हैं उनकी ग्रेड को थोड़ा कम किया जा सकता है। ऑटिज़म को पूरी तरह से ठीक करना ये थोड़ा मुश्किल चैलेंज है। तो सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी एनोरेक्सिया नर्वोसा के बारे में कि इसको कैसे ट्रीट करें, कैसे हील करें। देखिए,
एनोरेक्सिया नर्वोसा जो है वो तो क्या है, जो यंग गर्ल्स हैं अपने आप को मूवीज या सेलिब्रिटी के से ज़्यादा उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया है अपने रोल मॉडल को। सेल्फ लव की बहुत कमी है। अगर सेल्फ लव होए तो कभी भी हम अपने फूड में किसी एक्सट्रीम पे नहीं जाएंगे कि बहुत सीवियर डाइटिंग कर रहे हैं या सीवियर एक्सरसाइज कर रहे हैं। हम अपने साथ जेंटल रहेंगे। तो सेल्फ लव को यहाँ पर बढ़ाने की ज़रूरत है। जो पेशेंट है उनके परिवार वालों को इन बातों को डेमोन्स्ट्रेट करने की ज़रूरत है। तो ये बहुत सारे परिवार में मैं देखता हूँ कि जो पेशेंट है उसको जो अपने आप को हील करने के लिए, चेंज करने के लिए कुछ करना है तो उनको करने को लगा देते हैं और बाकी लोग वैसे ही रहते हैं। अगर मरीज को कुछ विशेष रूप से कुछ खाने की ज़रूरत है, अगर सिर्फ वो अकेला खाएगा तो फिर उससे ज़्यादा फील होगा। अगर उसके साथ उनके परिवार वाले भी अगर खाते हैं, अगर उस खाने में या उस प्रैक्टिस को करने में कोई नुकसान नहीं है तो साथ में करने से ज़्यादा ईजिली हो जाएगा। तो सेल्फ लव यहाँ पर पूरे परिवार वाले भी कर सकते हैं या जो भी क्लोज फैमिली मेम्बर हैं, कोई एक फैमिली मेम्बर घर में कोई बड़ा है, कोई या माँ है, तो उस लड़की के साथ भी बाकी भी सेल्फ लव कर सकते हैं। तो सेल्फ लव की प्रैक्टिस अगर हो खुद से प्यार करने की तो हम एक्सट्रीम पर नहीं जाएंगे। सेल्फ लव के लिए यू कैन हील योर लाइफ हम पढ़ सकते हैं। परिवर्तन के एपिसोड्स हैं हमारे पीएमसी हिंदी पर, वो आप देख सकते हैं। और सेल्फ लव को बढ़ाने के लिए एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है HT7। हमारे हाथ में कलाई में छोटी उंगली के लाइन पे कलाई पर HT7 एक्यूप्रेशर पॉइंट है, हार्ट 7। HT7 एक्यूप्रेशर पॉइंट को मसाज अगर हम करते हैं, धीरे धीरे 2 मिनट दबाते हैं, 5 सेकंड 3 से 5 सेकंड के लिए दबाना है, फिर थोड़ा सा प्रेशर कम करना है और फिर दबाना है। ऐसा 20 बार 25 बार 30 बार दबाएंगे, 2 मिनट का समय लगेगा। और दिन में 3 से 5 बार अगर हम HT7 को दबाएंगे तो धीरे धीरे सेल्फ लव जो है वो पैदा होने लग जाएगा, बढ़ने लग जाएगा। अपना केयर, जेन्युइन केयर करेंगे, किसी एक्सट्रीम पे जाकर केयर नहीं करेंगे। अगर थोड़ा सा वेट बढ़ गया तुरंत डाइटिंग नहीं करने लग जाएंगे। अपने फूड को थोड़ा सा क्वांटिटी हम थोड़ा कम कर लें, थोड़ा इंटरमीडिएट फास्टिंग पे चले जाएं, लेकिन एक्सट्रीम पे नहीं जाएं। तो HT7 एक्यूप्रेशर पॉइंट करने से हमें फ़ायदा हो सकता है। HT7 के अलावा हमारे पैर पे एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है SP4। स्प्लीन 4 एक्यूप्रेशर पॉइंट को खासकर दाहिने में, क्योंकि एनोरेक्सिया नर्वोसा की प्रॉब्लम गर्ल्स में ज़्यादा होती हैं, दाहिने पैर में SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट को दबाएंगे और वहाँ पर हल्दी लगाना। हफ्ते में 3 दिन भी अगर करते हैं, 3 से 5 घंटे 6 घंटे के लिए हल्दी लगाने से स्प्लीन जो है हमारा मणिपुर चक्रा, स्प्लीन हेल्दी नहीं होने की वजह से हम इस तरह के चीज़ें करते हैं। हमारे चॉइस बैलेंस रहेंगे अगर हमारा स्प्लीन और हेल्दी रहेगा तो HT7 एक्यूप्रेशर पॉइंट और SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट के मसाज करने से, सेल्फ लव की प्रैक्टिस करने से ये इस तरह की आदत जो है वो छूट जाएगी। तो सर ये जो एनोरेक्सिया नर्वोसा है और बुलिमिया नर्वोसा दोनों ही सेम सिचुएशंस हैं, दोनों में सेम चीज़ें हम करेंगे। Yes. सेल्फ लव प्रैक्टिस करेंगे और एक्यूप्रेशर पॉइंट्स पर काम करेंगे तो हम इस डिसऑर्डर को हील कर सकते हैं, इससे बाहर आ सकते बिल्कुल। हैं, इस डिसऑर्डर को ऑर्डर मिला सकते हैं। Yes. जी, तो सर इसके साथ अब मैं आगे आपसे पूछना चाहूँगी कि एंजाइटी के बारे में आप बताएं, एंजाइटी पर कैसे काम करना है? देखिए, एंजाइटी जब भी हम किसी नए काम को करते हैं तो एंजाइटी होती है। तो नए काम को करते हुए जब एंजाइटी हो रही है उस समय एक तरीका ये है कि हम ढूंढें कि इस काम को किन किन लोगों ने किया हुआ है। क्या हमारे परिवार में या हमारे सोशल सर्कल में पापा के दोस्त, मामा, चाचा, ताऊ, फूफा, कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस फील्ड से, इस इंडस्ट्री से गुजर चुका है, इन कामों को कर चुका है। और अगर हम ढूंढेंगे तो मिल ही जाएंगे कोई ना कोई। जो मिलते हैं एक्सपीरियंस होल्डर, उनके साथ थोड़ा हम बातें करेंगे, थोड़ा समय स्पेंड करेंगे, थोड़ा सा सीखेंगे तो धीरे धीरे पता चल जाएगा कि शुरुआत में देखो ये दिक्कत होती है, हम भी इस दिक्कत से गुजरे हैं। आज मैं डॉक्टर हूँ, डॉक्टर के रूप में जो डॉक्टरी का काम है वो कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन जब मैं पहली बार मैंने ब्लड देखा तो मुझे भी एंजाइटी हुई थी। तो जब ऐसा एक्सपीरियंस अगर मैं किसी नए मेडिकल स्टूडेंट के साथ अगर शेयर कर देता हूँ, अगर किसी मेडिकल स्टूडेंट को ऐसी एंजाइटी की प्रॉब्लम हो रही है तो उससे जल्दी बाहर आ सकते हैं। तो अनुभवी के साथ बात करना, अनुभवी से सीखना, इसकी एक ज़रूरत है जो एक सोशल मेजर है।
सोशल उपाय है। तो सर जैसे कि आपने बताया कि हम अपने बड़ों से डिस्कस करके या फिर फ्रेंड सर्कल में किसी से बात करके हम समझ सकते हैं कि ये मेरे साथ ही हो रहा है या किसी और के साथ हो चुका है, तो हम वहाँ पर थोड़ा सा अपने आप को समझा सकते हैं। लेकिन इसके अलावा और भी क्या कोई प्रैक्टिकल उपाय है जिस पर हम काम कर सकें? बहुत सारे उपाय हैं जी। एक इजी उपाय मैं बताता हूँ, गहरी सांस लेने और छोड़ने का। माइंड टू मैटर बुक में मैंने यह तरीका सीखा, ऐसे और भी जगह मिल जाएगा, कि हम अपने ब्रेन में अगर हम अल्फा स्टेट इंड्यूस कर लें तो एंजाइटी को बहुत इजीली हैंडल किया जा सकता है। गहरी सांसें लेने से और हमारे भीतर वैगस नर्व होता है पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का, उसको एक्टिवेट करने से एंजाइटी खत्म हो जाती है, एटलीस्ट टेम्पोरली। क्या करना है, बस जहाँ भी आप बैठे हैं या खड़े हैं, किसी भी पोस्चर में आपको गहरी सांसें लेनी शुरू कर देनी है। नाक से हम सांस लेते हैं, नाक से गहरी सांस लेनी है और मुंह से सांस छोड़नी है। नाक से गहरी सांस लेनी है, ये गहरी सांस लेने और मुंह से सांस छोड़ने में बारीकी का यह ध्यान रखना है कि हम जो सांस मुंह से छोड़ रहे हैं इसे धीरे धीरे छोड़ना है। जल्दी सारी सांसों को मत छोड़ दें, गहरी सांस लें और धीरे धीरे सांसों को छोड़ें। और आप ऐसा समझिए कि एक कैंडल दूर रखी है और आपको उसे बुझाना है। मुझे देखकर आप समझ रहे हैं, जब आप समझ चुके हो तो आप आंख बंद करके भी इसे कर सकते हैं। अगर आप इसे सिर्फ 5 बार भी करेंगे अच्छे से आंख बंद करके, तो आप पाएंगे कि मैक्सिमम टाइम एंजाइटी उस समय के लिए खत्म हो जाती है। पूरी तरह खत्म हो या ना हो उसके लिए हमें लॉन्ग टर्म मेजर करने पड़ेंगे, अपनी समझ को बढ़ाना पड़ेगा, अपने नाड़ियों को, अपने चक्रा को हील करना पड़ेगा। लेकिन टेम्परली कुछ मिनट के लिए तो आप एंजाइटी से बाहर आ जाएंगे। कभी भी एग्जाम हो या कहीं पर इंटरव्यू हो या कभी भी एंजाइटी हो गई हो, आप इसे ट्राई करेंगे। ये बहुत आसान और बहुत इफेक्टिव मेथड है। तो बिल्कुल सर, हम इस टेक्निक को अपनाएंगे और अपनी एंजाइटी पर काम करेंगे। लेकिन इसके साथ आपसे जानना चाहूँगी, क्या कोई एक्यूप्रेशर पॉइंट्स भी हैं इस पर काम करने? बिल्कुल है, और ये एक्यूप्रेशर पॉइंट बहुत अच्छा काम करता है। मेरे पेशेंट्स ने बताया हुआ है, मतलब क्विक कुछ सेकंड में ही इसका असर दिखने लग जाता है। हमारी कलाई पर अंदर की तरफ 3 अंगुल के डिस्टेंस पे हमारी जो कलाई है, और कलाई पे कई सारी लाइंस दिखेंगे। जो सबसे ऊपर की लाइन है वहाँ से 3 अंगुल के डिस्टेंस पे तीसरी अंगुली जहाँ पर आती है चौड़ाई से सेंटर, उस जगह पर ये PC6 नाम का एक एक्यूप्रेशर पॉइंट है। PC6 का पूरा नाम होता है पेरिकार्डियम 6। पूरा नाम जानने की ज़रूरत नहीं है आपको, इनफैक्ट नाम भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। PC6 एक्यूप्रेशर पॉइंट, आप लोकेशन याद रखिए कि चौड़ाई से सेंटर में है और लंबाई से 3 अंगुल के डिस्टेंस पे है। फीमेल्स को अपने राइट हैंड में और मेल्स को लेफ्ट हैंड में ज़्यादा करना चाहिए। वैसे दोनों हाथ में भी कर सकते हैं। एक हाथ में मसाज करने के बाद आप दूसरे हाथ में भी मसाज कर सकते हैं। तो धीरे धीरे आप इसे 3 से 5 सेकंड का इंटरवल लेते हुए दबाएं 2 मिनट के लिए। और अगर आपने ब्रेथ वाली मेथड भी आपने सीख रखी है तो उसको भी कंबाइन कर सकते हैं। आप इसे दबाते रहें और आंख बंद करके गहरी सांस लेकर छोड़ते रहें। एक्यूप्रेशर पॉइंट आप इंडिपेंडेंटली भी कर सकते हैं, PC6 एक्यूप्रेशर पॉइंट का मसाज। तो सर, ये तो रही बात, हमने आपसे जाना कि किस तरह से हम एक्यूप्रेशर पॉइंट्स पर काम करके इस पर काम कर सकते हैं। तो सर, आप म्यूज़िक थेरेपी के बारे में भी बहुत सारी बातें बताते हैं, तो ऐसा भी है क्या कोई म्यूज़िक थेरेपी है जिस पर काम करके एंजाइटी को कम किया जा सकता है? ये मैं म्यूज़िक थेरेपी को, रागा थेरेपी को बहुत पसंद करता हूँ। एक तो हमारी ये भारत की धरोहर है जी। भारत ना कल्चरली बहुत रिच है, इतना अमीर है कि हमें पता नहीं है। हम वेस्ट से कॉपी करते हैं, वेस्ट से कंपेरिजन करते हैं, सिर्फ GDP को देखते हैं, हमारा डॉलर के रिस्पेक्ट, हमारा मनी, रुपया कितना है, हम सिर्फ वो देखते हैं। लेकिन असली बात तो ये है कि हमारी जड़ें कितनी गहरी हैं। और शास्त्रीय संगीत जो है उसमें 1000 से अधिक राग हैं और 100 से अधिक राग तो मेन स्ट्रीम पर है, यूट्यूब पे भी इजीली आपको मिल जाएंगे। तो राग को सुनने से
शास्त्रीय संगीत को, लेकिन आपकी कंडीशन के अनुसार। एंजाइटी के लिए राग खमाज, KHAMAJ, खमाज राग को सुनने से हमारी एंजाइटी का लेवल कम होने लग जाता है। क्योंकि एंजाइटी हमारी, अगर हम एनर्जी सिस्टम को थोड़ा समझें तो हमारा जो अपर एनर्जी का लेवल है, एनर्जी मेडिसिन में 3 लेवल पे किया गया है। अपर चेस्ट का लेवल, बीच में एब्डोमेन का लेवल और लोअर एब्डोमेन का लेवल जिसमें किडनी आती है। तो जो बीच में है जिसमें स्टमक आता है और अपर लेवल जिसमें हार्ट और लंग आता है, एंजाइटी में इनका इफेक्शन होता है, स्टमक का सबसे ज़्यादा होता है। तो राग खमाज सुनने से हमारे स्टमक लेवल की जो एनर्जी है वो बढ़ने लग जाती है, और अगर एनर्जी लेवल बढ़ जाए तो एंजाइटी आपको हो ही नहीं सकती। 40 दिन के लिए आप राग खमाज को सुने। इसके साथ हम मेडिटेशन में बैठ सकते हैं। मेडिटेशन में बैठने के लिए हम PMC हिंदी पर बात करते रहते हैं। आप आराम से बैठें, आंख बंद करें और सांसों के साथ हो जाए। तो श्वास पर ध्यान राग खमाज को चलाकर आप कर सकते हैं। अगर आप मेडिटेशन नहीं भी कर रहे हैं, राग खमाज को सिर्फ सुने। हाँ, तब सुने जब आप स्टैटिक बैठे हुए। अगर आप वॉकिंग करते हुए चल रहे हैं, सुन रहे हैं, तब उतना अच्छा इफेक्ट नहीं होगा। अगर आप बैठ कर सुन रहे हैं तो ज़्यादा अच्छा इफेक्ट होगा। बैठ कर जब सुन रहे हैं उस समय अगर आपने आंख बंद कर लिया है या कभी आप लेट कर आराम कर रहे हैं और उस समय सुन रहे हैं तो ज़्यादा अच्छा इफेक्ट होगा। रोज़ 15 मिनट का 2 सेशन या आधे घंटे का 1 सेशन आप रेगुलर राग खमाज आप सुनना शुरू कर दीजिए। 1 महीने के लिए आप पाएंगे कि आपकी एंजाइटी ठीक होनी शुरू हो जाती है। म्यूजिक थेरेपी, रागा थेरेपी बहुत इफ़ेक्टिव है, एंजाइटी के लिए तो बहुत अच्छा काम करती है। तो सर, एंजाइटी पर हमने बहुत बात की और लगभग ये प्रॉब्लम भी इतनी ज़्यादा कॉमन है कि इस पर इतना चर्चा करना था। तो सर, इसके साथ ही मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ADHD के बारे में आप हमें थोड़ा सा बताएं कि इस पर कैसे काम करें। देखिए, अटेंशन डिफिसिट है बच्चे को, तो अटेंशन स्पैन को बढ़ाने की ज़रूरत है। तो प्यार से सिखाने और समझाने की ज़रूरत है। जब भी पढ़ने का टाइम होता है, पढ़ने से पहले कोई एक्टिविटी करानी चाहिए। 5 बार डीप ब्रीदिंग कराकर या अनुलोम विलोम प्राणायाम करा के, या नहीं तो कोई भी 5 मिनट का खेल है, उसके बाद बच्चे आराम से बैठेंगे और फिर पढ़ाई करेंगे। पढ़ाई करने से पहले हम 5 मिनट का कोई गेम प्ले करके, कोई बॉडी मूवमेंट करके फिर म्यूजिक के साथ आंख बंद कराना दें। अगर 5 मिनट के लिए भी बच्चे म्यूजिक सुनते हैं, आंख बंद करते हैं, तो उनका जो अटेंशन स्पैन है वो बढ़ने लग जाता है। हम उनको मेडिटेशन प्रैक्टिस बोल के हम ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना बनाएं। गेम, स्टैचू गेम या कोई भी क्रिएटिव नाम देकर थोड़ी देर के लिए कोई सी एक्टिविटी में, एक्सपेरिमेंट में इंगेज करके फिर थोड़ा सा रिलैक्स करा के आँख बंद करके जब ऐसा करके पढ़ाई शुरू करें तो बहुत आसानी से उनका अटेंशन को बढ़ाया जा सकता है। जी, तो सर, इसके साथ अब मैं जानना चाहूँगी ऑटिज्म के बारे में कि ऑटिज्म पर कैसे काम करना है। देखिए, ऑटिज्म तो एक कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर है, डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। तो यहाँ पर मल्टी मोडालिटी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है और बहुत पेशेंस की ज़रूरत है। और यहाँ पर हमें थोड़ा अध्यात्म का कर्म सिद्धांत भी थोड़ा समझना पड़ेगा। जी। ये बहुत सारी बीमारियों हम कहते हैं कि पूर्व जन्म के कर्म भी आते हैं। तो जब यहाँ पर ऐसे जेनेटिक डिसऑर्डर हैं, हेरिडिटरी डिसऑर्डर हैं, जो चाइल्डहुड से होने वाले डिसऑर्डर हैं, इन तरह की बीमारियों में कर्मों का बहुत बड़ा रोल होता है। तो अगर हम कर्म सिद्धांत को समझें, थोड़ा सेवा के कार्यों में जाएं, थोड़ा हम दान करना सीखें, थोड़ा धैर्य बढ़ाना सीखें, थोड़ा प्रेम बढ़ाना सीखें, तो प्रेम से सब कुछ हील होता है। जो छोटा बच्चा है उसको प्यार अधिक दें और जल्दबाजी ना करें कि ठीक हो ही जाए। वो बच्चा आपको धैर्य सिखाने के लिए आया है। अगर हम सोल जर्नी के हिसाब से देखें, देखिए, हम यही बात जानते हैं कि हम आत्मा हैं और धरती पर हम अनुभव के लिए आए हैं। जी। तो वो बच्चा जो ऑटिज्म वाला बच्चा है वो आपको धैर्य सिखाने के लिए आया है। वो ये सिखाने के लिए आया है कि आप प्रेम देना सीखें। ये धरती एक विद्यालय है और इस विद्यालय में आत्मा के रूप में हम जीवन जीने का प्रेम देना सीखते हैं कि कैसे प्रेम देना चाहिए। जहाँ पे प्रेम देना मुश्किल लगे वहाँ पर प्रेम दें, तब प्रेम देना हमें आया। ऑटिज्म के बच्चे को प्यार दीजिए और थोड़ा सा अलग अलग उसके एक्सपर्ट ट्रेनर होते हैं, स्पेशल ट्रेनर एजुकेटर होते हैं, उनके साथ कि उन बच्चों को कैसे डील किया जाए। नॉर्मल बच्चों जैसे उनको डील नहीं कर सकते, थोड़ा धैर्य के साथ, थोड़ा धीरे धीरे अगर हम उनको केयर करें तो उनमें धैर्य टाइम के साथ चेंजेस बहुत धीरे धीरे आएंगे।
लेकिन स्पेशल एजुकेटर के साथ अगर प्रयास किया जाए तो धीरे धीरे उस इम्प्रूवमेंट आ सकता है। लव इज़ द लेसन फॉर पेरेंट्स ऑफ ऑटिज्म चाइल्ड। जो ऑटिस्टिक बच्चे हैं उनके माता पिता को प्रेम और धैर्य सीखने की ज़रूरत है आत्मिक रूप से, तो उससे कुछ इम्प्रूवमेंट पॉसिबल है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इन सभी डिसऑर्डर के बारे में आपने हमें बताया कि ये क्या हैं, क्यों हैं और इनको हील हम कैसे कर सकते हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर वक्त हो चला है इस एपिसोड को विराम देने का, तो सर आपका धन्यवाद देना चाहूँगी। आप यहाँ आए, अपने अपना कीमती समय हमें दिया और इन डिसऑर्डर्स के बारे में हमें बताया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद जी। तो दर्शकों, आज के इस एपिसोड में तो इतना ही। एक बार जाते जाते फिर मैं आपको बता दूं कि आज हमने बहुत सारे मेंटल डिसऑर्डर्स के बारे में बात की, जाना इनके कारण क्या होते हैं और इनको हील कैसे कर सकते हैं। लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि ये जो श्रृंखला है मेंटल डिसऑर्डर्स को ऑर्डर में लाने की, इनको हील करने की, ये श्रृंखला लगातार बनी रहेगी और इस श्रृंखला को हम जून के आखिर तक जारी रखेंगे। और आपको बता दूं, जिसमें हम हर सोमवार को एक नए मेंटल डिसऑर्डर पर, कुछ नए मेंटल डिसऑर्डर पर बात करेंगे, उनको हील करने के बारे में जानेंगे। आशा है कि आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। इसी उम्मीद के साथ लेती हूँ आपसे आज्ञा। आपसे फिर होगी मुलाकात डॉक्टर से पूछो के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। आप देखते रहिए PMC हिंदी चैनल। नमस्कार।